हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग आयु लिंग पिरामिड के बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो की क्लास में हम लोग आयु संरचना और जनसंख्या संगठन यानी कि जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ही हम लोगों ने आयु संरचना को अच्छे से स्टडी किया। आज की क्लास के वीडियो में हम लोग आयु लिंग पिरामिड के बारे में जानेंगे। बीते हुए वीडियो के क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि जनसंख्या संगठन के लास्ट में हम लोगों ने विस्तारित होती जनसंख्या के बारे में पढ़ा, जिसमें बताया गया कि यह विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड होता है और यह अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी होता है। साथ ही साथ इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग के लोगों की जो प्रतिशतता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसको एक डायग्राम के द्वारा बताया गया है, जो एक पिरामिड के रूप में है, ये एक त्रिभुजाकार के रूप में है। यहाँ पर नीचे 2 4 6 8 10 फिर 2 4 6 8 10, तो यहाँ से 2 4 6 8 10 ये जनसंख्या प्रतिशत में है। इधर की जो संख्या है वो स्त्रियों को दर्शाता है, दाएं तरफ की संख्या, और बाएं तरफ की जो संख्या है 2 4 6 8 10 ये पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। इसके बाद 0 से 4 5 से 9 10 से 14 15 से 19 से करते हुए हम लोग 75 से 79 तक का एक आयु वर्ग वर्षों में निर्धारित किए। तो इधर की जो संख्या है वो आयु वर्ग को वर्ष में निर्धारित करता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए कि निम्न आयु वर्ग यानी कि 0 से 4 वर्ष के लोगों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर ये आपका 10% तक है, ये सर्वाधिक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि निम्न आयु वर्ग का प्रतिशत भी कम होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निम्न आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत यहाँ पर कम हो गया, यानी कि 10 से 14 वर्ष के लोगों में ये 8% हुआ, और फिर 20 से 24 वर्ष के लोगों में यह 6% हो गया। फिर उसके बाद 30 से 34 वर्ष के लोगों का जो प्रतिशत है ये आपका 5% हुआ, और उसके बाद 40 से 44 वर्ष के लोगों का जो प्रतिशत रहा ये 4% रहा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता जाता है वैसे वैसे निम्न आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वो कम होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे आपका आयु वर्ग वर्षों में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रतिशतता भी कम होती चली जाएगी। और ये बाएं तरफ पुरुष को दर्शाता है, दाएं तरफ महिला को दर्शाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल इसको जाना समझा, और आज के क्लास में हम लोग अब इसके बाद स्थायी होती जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो ये नाइजीरिया का लिंग आयु पिरामिड जो बनेगा वो विस्तारित होती जनसंख्या यानी कि त्रिभुजाकार के रूप में बनेगा। अब आप चाहें तो बांग्लादेश और मैक्सिको के लिंग आयु पिरामिड की रचना करना चाहते हैं तो इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि ये भी अल्प विकसित देशों के श्रेणी में आता है, और यहाँ पर जो निम्न आयु वर्ग के लोग हैं उनकी जो प्रतिशतता होगी वो अधिक होगी। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थिर होती जनसंख्या या स्थिर जनसंख्या। मैं इसको मिटाऊंगा अभी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को रहने दीजिए। पुश करने के लिए सोचा था लेकिन नहीं करूंगा, मैं सीधा मिटा ही देता हूँ। मिटाने में 1 मिनट लगेगा ही।
स्थिर जनसंख्या। अब इसके बाद दूसरे क्रम का जो आयु लिंग पिरामिड होगा वो स्थिर जनसंख्या। ये जो स्थिर जनसंख्या है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड। तो जो स्थिर होती है संख्या है ये ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड के आधार पर है। यह घंटी के आकार का होता है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता चला जाता है। यानी जो शीर्ष होगा वो सुंडाकार के रूप में यानी कि ऐसे होगा, और यह एक घंटी के आकार का होगा, जैसे घंटी होता है उस घंटी के जैसा ये होता है, और शीर्ष की ओर ये सुंडाकार के रूप में होता ये चला जाता है। यह पिरामिड जन्म दर और मृत्यु दर को एक समान दर्शाता है, जिस कारण जनसंख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है। यानी कि जितना जन्म दर होगा उतना ही मृत्यु दर होता है। इस आधार पर जो जनसंख्या होती है वो स्थिर हो जाती है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग एक समान होता है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ों को नोट कर लेते हैं कि यह पिरामिड घंटी के आकार का होता है, घंटी के आकार का होता है। इसमें या घंटी के आकार का होता है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं, यह पिरामिड जन्म दर और मृत्यु दर को एक समान दर्शाता है। यानी कि जो यह पिरामिड होता है वो जन्म दर और मृत्यु दर को एक समान दर्शाता है, जिस कारण जनसंख्या स्थिर हो जाती है, जिस कारण जनसंख्या स्थिर हो जाती है। आप इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे जीरो, 2, 4, 6, 8 और ये 10।
2, 4, 6, 8 और ये 10। ये हो गया आपका जनसंख्या प्रतिशत में। इधर हो जाएगा आपका जनसंख्या प्रतिशत में। यहाँ से 0, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 40, 35 से 39, 40 से 44 और यहाँ हो जाएगा 45 से 49 और ये जाएगा 50 से 54। ये हो गया आयु वर्ग वर्षों में। यहाँ से आयु वर्ग वर्षों में और यहाँ से जनसंख्या प्रतिशत में। तो यह जन्म दर और मृत्यु दर को एक समान दर्शाता है, जिस कारण जनसंख्या स्थिर रहती है। यह पिरामिड घंटी के आकार का ही होता है, जो शीर्ष की ओर शून्याकार होता चला जाता है। तो ये जो होता है, ये आपका यदि देखा जाए तो इस आकार का बनता है यह पिरामिड। ठीक है, इस आकार का पिरामिड बनता है। तो इसमें आप मान चलिए कि जीरो से 4 वर्ष 8% में, उसके बाद 5 से 9 को भी आप 8% मान लीजिए। फिर उसके बाद ये 10 से 14 आपका 7% में, 15 से 19 इस तरीके से। तो ये आपका इस तरह से आपका एक पिरामिड बनेगा। इसको यदि आप मिटा दें तो इसको आप देखें कि ये एक घंटी के आकार का बन जाता है। ये आपका एक घंटी के आकार का बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें यदि आप देखें कि जनसंख्या जो प्रतिशत में दिखाया गया है, 0 से लेकर के यहाँ 8% तक, फिर यहाँ पर 8% तक। तो 8%
जो जनसंख्या है वो 0 से 4 वर्ष के लिए है। फिर उसके बाद आपका 7% मान लेते हैं तो 5 से 9 वर्षों के लिए। यहाँ पर भी आप लगभग 7% मान लीजिए 10 से 14 वर्षों के लिए। फिर 15 से 19 वर्षों के लिए आपका 6%। फिर उसके बाद 20 से 24 वर्षों के लिए 5%। फिर उसके बाद 25 से 29 के लिए आप 5% मान लीजिए। 30 से 34 के लिए आप 4% मान लीजिए। 35 से 39 के लिए आप फिर आपका यहाँ पर 6% हो गया। और ऐसे ऐसे करते जाते हैं आपका देखिए 50 से 54 वर्षों के लिए यह लगभग 1% या आधा % बच जाता है। तो इस तरीके से यह एक घंटी के आकार का निर्माण हो जाता है। इसी को घंटी के आकार वाला पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यह आपका एक हो गया स्थिर जनसंख्या। इसके आप बाएं तरफ पुरुष कर दीजिए, यहाँ पुरुष और इधर दाहिने तरफ महिला, यानी कि यहाँ मेल और यहाँ फीमेल। अब इसके बाद जो तीसरी आयु लिंग पिरामिड है वो आपका ह्रासमान होती जनसंख्या का है। मैं इसको मिटाऊंगा, यदि आप लोग बनाना चाहें तो बना लें, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाऊंगा। अब तीसरा है ह्रासमान होती जनसंख्या। तो ये जो ह्रासमान होती जनसंख्या है, जनसंख्या ह्रासमान यानी जनसंख्या कम होना कब होगा? जब जनसंख्या का जन्म दर बहुत कम हो जाएगा। जब जनसंख्या का जन्म दर कम होगा तो जनसंख्या ह्रासमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ह्रासमान होती जनसंख्या का तात्पर्य होता है जन्म दर में कमी, जन्म दर में कमी, जन्म दर में कमी और नष्ट होती जनसंख्या, और नष्ट होती जनसंख्या। जन्म दर में कमी और नष्ट होती जनसंख्या। ये जापान का आयु लिंग पिरामिड बनता है। ऐसा जापान का आयु लिंग पिरामिड। यदि आयु लिंग पिरामिड के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आप इसके पहले की वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें, वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा।
अब इसके बाद बात करें तो जापान का आयुलिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण तथा शीर्ष शुंडाकार होता जाता है। जो जापान का आयुलिंग, जापान के रहना चाहिए यहाँ पर, जापान के आयुलिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण तथा उसका जो शीर्ष होता है वो शुंडाकार होता चला जाता है। जो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। इसके अलावा यह जनसंख्या वृद्धि को शून्य या ऋणात्मक रूप में दर्शाता है। अब इसका पिरामिड कैसे बनेगा? ये पान के पत्ते जैसा होता है। देखिए, जैसा पान का पत्ता होता है ना, पान का पत्ता उल्टा कर दीजिए ऐसे, तो पान के पत्ते जैसा इसका पिरामिड बनता है। अब यहाँ से शून्य, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। यदि आप इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0 से 4, ये हो गया आपका 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54। इधर आपका हो गया आयु वर्ग वर्षों में, इधर हो गया जनसंख्या प्रतिशत में। जनसंख्या
प्रतिशत में। नीचे दिख रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, वो जो लिखे हैं वही नहीं दिख रहा है, बाकी जो संख्या है वो दिख रही है, तो आप लोग सुन भी रहे होंगे। नीचे लिखा है जनसंख्या प्रतिशत में। यदि आप एक पान के पत्ते का आकार बना लें, देखिए कैसे, इस तरह से ये एक पान के पत्ते के आकार का जैसा होता है। अब इसमें बताया गया है कि यह जनसंख्या वृद्धि को शून्य या ऋणात्मक रूप से दर्शाता है। जापान के आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण तथा शीर्ष शुंडाकार होता है। तो ये शीर्ष शुंडाकार है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये शुंडाकार है, और शीर्ष क्या है, यहाँ पर संकीर्ण है। यहाँ पे शीर्ष क्या है, देखिए यहाँ पर ये शीर्ष संकीर्ण है, का आधार संकीर्ण है और शीर्ष शुंडाकार, शीर्ष यहाँ पर शुंडाकार है और इसका जो आधार है ये संकीर्ण है। ठीक, अब इसमें आप बनाना चाहें तो 0 से 4 वर्ष के लिए संकीर्ण होगा, और फिर उसके बाद आपका ये जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपका शीर्ष की ओर यानी कि ऊपर की ओर ये बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से आपका ये बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एक समान होता है, इसलिए इसमें नहीं, ये जन्म दर और मृत्यु दर यहाँ पर जो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को ये दर्शाता है, यानी कि कह सकते हैं कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों एक समान होता है, लेकिन वो जन्म दर भी निम्न होगा और मृत्यु दर भी निम्न होगा, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी और यह ह्रासमान की ओर चला जाएगा। यह जनसंख्या वृद्धि को शून्य या ऋणात्मक के रूप में दर्शाता है और इसका जो आधार होता है वो संकीर्ण होता है और शीर्ष की तरफ ये शुंडाकार होता चला जाता है। यदि इसकी आकृति या आकार की बात करें तो यह एक पान के पत्ते के समान होता है।
ठीक। इसमें आप देखेंगे कि 0 से 4 आयु वर्ष के लोगों का जो प्रतिशत होगा वो सबसे कम है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आधा प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो निम्न आयु वर्ग के लोग हैं, निम्न आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत बहुत कम होता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जन्म दर रुक जाता है, जन्म दर होता ही नहीं है, जन्म में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता जाता है वहाँ पर इनकी वृद्धि हुई होती है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नए जन्म होंगे वो नहीं होंगे, बल्कि जो पहले से हैं वो रहेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 35 से लेकर के 35 वर्ष यानी 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के लोग अधिक यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसको आप ह्रासमान होती जनसंख्या के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो के सेशन में हम लोग आयु लिंग पिरामिड को जाना। इसका कुछ छूटा हुआ भाग है जो आपको इसके पहले के वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के इसके जो छूटे हुए भाग हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज के सेशन में मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। उस समय जो पढ़ाया जाएगा वो जनसंख्या प्रवास पढ़ाया जाएगा और प्रवास से संबंधित सिद्धांत को पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा और फिर उसके बाद जनसंख्या और संसाधन प्रदेश जो एकरमैन ने बांटा है, जनसंख्या और संसाधन प्रदेश के बारे में बताया जाएगा। फिर यहाँ से आपका पूरा जो जनसंख्या भूगोल है वो समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे तो अधिवास भूगोल की तरफ चलेंगे और अधिवास भूगोल को पढ़ेंगे। फिर अधिवास भूगोल को पढ़ेंगे जिसमें आपका ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास होगा, इन दोनों को पढ़ेंगे। अधिवासों का रूप, प्रकार और प्रतिरूप के बारे में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर अधिवास भूगोल जैसे ही समाप्त हो जाएगा वैसे ही हम लोग आएंगे आर्थिक भूगोल में। फिर आर्थिक भूगोल जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग भौगोलिक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। फिर भौगोलिक चिंतन के बाद यदि देखेंगे तो महाद्वीपीय भूगोल के बारे में बताया जाएगा। तो लगभग आपका ये मानव भूगोल का जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे विश्व का भूगोल जिसमें भौतिक भूगोल होगा। तो आज के क्लास के सेशन में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अब एक नई सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।